हेलो गुड इवनिंग गाइस। मेरा नाम अमित है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नो योर नेचर। तो आज हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस सॉइल साइंस के बारे में, यानी कि सॉइल साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो बहुत सारी वैकेंसियां जो है कि हमारी आ गई हैं, एग्रीकल्चर की आने वाली हैं। ठीक है। और किसी भी वैकेंसी, एग्रीकल्चर की कोई भी गवर्नमेंट वैकेंसी हो, उसके लिए जो है कि ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि जो है कि इन क्वेश्चंस का रेफरेंस मैंने जो है कि नेमराज सुंडा की बुक से लिया है। ठीक है। नेमराज सुंडा की बुक एग्रीकल्चर के लिए एक वरदान साबित है और उसमें से क्वेश्चन जरूर फंसते हैं। ठीक है। तो उस सुंडा वाली बुक से जो है कि छटे हुए क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उन क्वेश्चंस को मैंने जो है कि यहाँ पे लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉइल साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर वन, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। तो क्वेश्चन नंबर वन बोल रहा है आपका कि कैंकर नोड्यूल्स आर मोस्टली फाउंड इन। ठीक है। कहने का मतलब है कि कंकर नोड्यूल मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं, किस तरीके के सॉइल में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे दोस्तों कि व्हाट इज कंकर नोड्यूल। ठीक है। कंकड़ क्या होता है, कंकर कैंकर। तो कैंकर चूंकि दोस्तों जो है कि आप देखे होंगे बचपन में लोग ऐसे बात भी करते हैं कि कंकड़ पत्थर, कंकड़ पत्थर। ठीक है। तो कंकड़ वहीं से आया है, वहीं से टर्म जो कंकड़ है उसी को कंकड़ बोलते हैं। पत्थर तो रॉक हो गया, लेकिन जो कंकड़ होता है आपका वो इरेगुलर शेप में इस तरीके से होता है। ठीक है। ये पत्थर हो गया, ये कंकड़ कंकड़ होता है। तो कंकड़ दोस्तों रॉक से नहीं बनता है, पत्थर से नहीं बनता है, वो जो है कि सॉइल से ही बनता है। सॉइल में जब कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट जो है कि आपस में बाइंड होकर के इरेगुलर शेप में कुछ सब्सटेंस बनाते हैं, उसी को कंकड़ बोलते हैं। तो कंकड़ नोडुल जो है कि मोस्टली किस सॉइल में पाया जाता है, ये क्वेश्चन है हमारा। तो वो जो है कि आपका मोस्टली रेड सॉइल में पाया जाता है। ठीक है। रेड सॉइल में कंकड़ नोडुल बनते हैं। ठीक है। रेड सॉइल या फिर जो येलो सॉइल होती है उसी में कंकड़ नोडुल बनता है। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। इस तरह इस तरीके से हर एक क्वेश्चंस को हम लोग बिल्कुल क्लियर करेंगे, अपने कंसेप्ट को क्लियर करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सॉइल स्ट्रक्चर विच इज बेस्ड फॉर कल्टीवेशन इज। ठीक है। पूछ रहा है क्वेश्चन कि कौन सा सॉइल स्ट्रक्चर कल्टीवेशन के लिए बेस्ड होता है। तो सबसे पहले समझेंगे कि व्हाट इज सॉइल स्ट्रक्चर। सॉइल स्ट्रक्चर क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ प्राइमरी पार्टिकल्स, यानी कि प्राइमरी पार्टिकल जिस तरीके से अरेंज होते हैं उसी को सॉइल स्ट्रक्चर बोलते हैं। प्राइमरी पार्टिकल्स क्या होता है, सैंड, सिल्ट एंड क्ले। तो सैंड, सिल्ट और क्ले जिस तरीके से सॉइल के अंदर अरेंज होता है उसी को सॉइल का स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है। तो सॉइल स्ट्रक्चर आपके कई तरीके के होते हैं। कुछ सॉइल आपके जो है कि प्लेटी शेप में होते हैं, प्लेट के रूप में। ठीक है। इस तरीके से होते हैं। कुछ सॉइल आपके ब्लॉकी शेप में होते हैं, ऐसे ब्लॉक के रूप में होते हैं। सॉइल के पार्टिकल्स की बात हो रही है यहाँ पे। कुछ सॉइल आपके प्रिज्म के रूप में होते हैं। ठीक है। जैसे प्रिज्म बन गया, यहाँ पे प्रिज्म के रूप में कुछ सॉइल आपके होते हैं। ठीक है। कुछ सॉइल आपके क्रम्बी होते हैं, क्रम्बी यानी कि गोल होते हैं सर्कुलर शेप में, इस तरीके से। ठीक है। ये क्रम्बी स्ट्रक्चर हो गया, ये प्रिज्मेटिक हो गया, ये ब्लॉकी हो गया, ये आपका प्लेटी स्ट्रक्चर हो गया। तो ये आपके सॉइल स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है। तो पूछ रहा है क्वेश्चन कि कल्टीवेशन प्रोसेस किस तरीके के सॉइल में अच्छे तरीके से होता है। ठीक है। तो कल्टीवेशन प्रोसेस हमेशा जो है कि क्रम्बी स्ट्रक्चर में अच्छे से होता है। क्रम्बी स्ट्रक्चर यानी कि गोल वाला स्ट्रक्चर, जो गोल वाला स्ट्रक्चर होता है इसमें जो है कल्टीवेशन अच्छे से होता है। ठीक है। क्रम्बी स्ट्रक्चर में रूट डेवलपमेंट अच्छे से होता है, न्यूट्रिएंट अपटेक अच्छे से होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। तो क्रम्बी स्ट्रक्चर आपका बेस्ट होता है, इसीलिए जो है कि हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही है यहाँ पे। ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। डायमीटर ऑफ क्ले पार्टिकल्स इज, क्ले पार्टिकल्स का डायमीटर पूछा गया है। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू आई ट्रिपल एस, आई ट्रिपल एस यानी कि इंडियन सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस, इनके द्वारा जो है कि जो क्ले पार्टिकल्स का डायमीटर था वो लेस देन 2.0.002 रखा गया है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब है। आई ट्रिपल एस के अकॉर्डिंग जो है कि क्ले पार्टिकल्स का डायमीटर जो है कि यहाँ पे ऑप्शन बी में बिल्कुल राइट मिलता है, इसलिए जो है कि हमारा जवाब क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। डायमीटर ऑफ क्ले पार्टिकल आई ट्रिपल एस के अकॉर्डिंग लेस देन 0.002 होता है।
ठीक है। चलिए, टॉप मोस्ट मिनरल होराइजन इज, ठीक है। तो सबसे पहले समझेंगे कि होराइजन्स क्या होते हैं। होराइजन जो है कि आपके जो लेयर होता है सॉइल का, जब सॉइल को वर्टिकली हम लोग सेक्शन में कट करते हैं तो जो सॉइल के लेयर्स होते हैं उन्हीं लेयर्स को हम लोग होराइजन्स बोलते हैं, ठीक है। तो होराइजन्स जो है कि डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, 4 टाइप के होते हैं मेनली, ओ, ए, बी और सी, ठीक है। उसके बाद नीचे आपका आता है बेड रॉक। तो ये बेड रॉक बना दे रहा हूँ नीचे। ये आपका ऊपर ओ होराइजन है, ये ए होराइजन है, ये आपका बी होराइजन है और ये आपका सी होराइजन। तो ये 4 तरीके के आपके होराइजन होराइजन होते हैं। तो टॉप मोस्ट मिनरल होराइजन, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि मिनरल होराइजन कौन है। टॉप मोस्ट होराइजन नहीं पूछा है, टॉप मोस्ट होराइजन होता तो होराइजन ओ सही हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो है कि ये मिनरल होराइजन पूछा है, जहाँ पे मिनरल मैटर पाए जाते हैं। तो मिनरल मैटर आपके कहाँ पाए जाते हैं, ए और बी में, इन्हीं को जो है कि सोलम बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पे ट्रू सॉइल होता है, मिनरल होता है। तो टॉप मोस्ट जो मिनरल होराइजन होता है वो आपका ए होराइजन होता है। तो ऑप्शन जो है कि डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओ होराइजन इज एब्सेंट इन, क्वेश्चन है कि ओ होराइजन किस में एब्सेंट होता है, किस तरीके के सॉइल में ओ होराइजन नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन ए है आपका एलुवियल सॉइल, ऑप्शन बी है आपका रेड सॉइल और ऑप्शन सी है एरेबल सॉइल और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। चलिए इसका आंसर करेंगे। एलुवियल सॉइल कौन सी सॉइल होती है, एलुवियल सॉइल वो सॉइल होती है जो किसी सेडिमेंट्स के द्वारा डिपॉजिट की जाती है, सॉरी, नदियों के द्वारा डिपॉजिट किया गया सॉइल को ही एलुवियल सॉइल बोलते हैं, ठीक है। सेडिमेंट्स डिपॉजिटेड बाय द रिवर इज कॉल्ड एलुवियल सॉइल। रेड सॉइल क्या होता है, ऐसे सॉइल जिनका कलर रेड होता है, ठीक है, वो रेड सॉइल होते हैं। एरेबल सॉइल, एरेबल सॉइल वो सॉइल होता है जिसके अंदर ओ होराइजन एब्सेंट होते हैं। एरेबल सॉइल में ओ होराइजन नहीं पाया जाता है। ओ होराइजन आपका ऑर्गेनिक होराइजन होता है, वहाँ पे प्लांट और एनिमल के रेसिड्यूज होने की वजह से सॉइल का जो कलर होता है वो आपका डार्क होता है, तो उसी को ओ होराइजन बोलते हैं। तो ओ होराइजन आपका एरेबल सॉइल में एब्सेंट होता है। इससे जो है कि हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि लॉ ऑफ मिनिमम वाज प्रपोज्ड बाय। तो लॉ ऑफ मिनिमम, मिनिमम का मतलब एक लॉ है दोस्तों, और ये लॉ जो है कि न्यूट्रिएंट पे लागू होता है, ठीक है। तो इन्होंने, एक साइंटिस्ट है, उन्होंने दिया था एक नियम कि, पहले तो कौन दिया था इसको समझते हैं। लॉ ऑफ मिनिमम जो है कि जेबी लिविंग ने दिया था, जस्टिस वान लिविंग ने 1840 में दिया था। यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल हमारा सही है, ठीक है। इस नियम में जो है कि इस लॉ ऑफ मिनिमम के नियम में उन्होंने बताया था कि हर एक न्यूट्रिएंट, हर एक प्लांट को जो है कि मिनिमम अमाउंट में न्यूट्रिएंट चाहिए होता है, ठीक है। हर एक प्लांट को सारे न्यूट्रिएंट जितने भी इसेंशियल एलिमेंट हैं, 16 या 17 जो भी है, ठीक है, 17 इसेंशियल एलिमेंट है, तो सारे न्यूट्रिएंट जो है कि हर एक प्लांट को चाहिए होते हैं। चाहे कम से कम जरूर मिले लेकिन मिलना चाहिए उन्हें, ठीक है। यानी जो अन्नान और स्टाउट ने दिया था 1939 में नियम, कि किसी भी न्यूट्रिएंट्स के अब्सेंस में प्लांट अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकता। तो उसके पहले 1840 में लॉ ऑफ मिनिमम ने ही जेबी लिविंग ने बता दिया था कि मिनिमम ही अमाउंट हो लेकिन न्यूट्रिएंट्स को अमाउंट, प्लांट को ये अमाउंट न्यूट्रिएंट का मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलेगा तो प्लांट अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो लॉ ऑफ मिनिमम जो है कि 1840 में जस्टिस वॉन लिविक के द्वारा दिया गया था। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सॉइल्स हैविंग एट लीस्ट 20% ऑर्गेनिक मैटर नोन एज। तो ऐसा सॉइल जिसमें एटलीस्ट 20% ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है उसको क्या कहेंगे। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। एलुवियल सॉइल, ऑप्शन बी पोर्टजोलिक सॉइल, ऑप्शन सी ऑर्गेनिक सॉइल और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो एलुवियल सॉइल बता दिया था आपको क्या होता है। पोर्टजोलिक सॉइल, पोर्टजोलिक सॉइल यानी कि ऐसा सॉइल जहाँ पे सेस्कियो ऑक्साइड पाया जाता है। सेस्कियो ऑक्साइड जहाँ पे होता है, एल्यूमिनियम और आयरन के ऑक्साइड होते हैं, उसी को पोर्टजोलिक सॉइल बोलते हैं, ठीक है। तो एलुवियल सॉइल पता है आपको। तो ऐसा सॉइल जिसमें 20% ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है उसको जाहिर सी बात है ऑर्गेनिक सॉइल बोलेंगे। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है, ऑर्गेनिक सॉइल, ठीक है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन आ गया, प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ सॉइल इज नोन एज। ठीक है, सॉइल का मिक्स हो जाना आपस में, सॉइल का मिक्स होना ही क्या कहलाता है।
तो सॉइल को बोलते हैं दोस्तों पेडॉन। और मिक्सिंग का मतलब होता है टर्न होना, ठीक है, मिक्सिंग सॉइल का मतलब टर्निंग होना। तो चलिए मैं अपना थोड़ा कैमरा बढ़ा लेता हूँ ताकि आपको मैं दिख सकूँ, ठीक है, आई कांटेक्ट हो जाए आपसे और आप चीज़ों को समझ पाएँ। तो चलिए, प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ सॉइल इज नोन एज पेडोटर्बिशन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पेडोटर्बिशन हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। तो देखिए, पेडो का मतलब होता है सॉइल और टर्बिशन का मतलब होता है टर्न होना। तो सॉइल जब टर्न होता है, ऊपर की सॉइल नीचे, नीचे की सॉइल ऊपर, तो क्या होता है, आपस में मिक्स हो जाता है। तो उसी प्रोसेस को पेडोटर्बिशन बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए, क्लियर हो गया आपको, पेडोटर्बिशन इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रोसेस ऑफ मूविंग आउट ऑफ सेस्की ऑक्साइड इज नोन एज, ठीक है, मूविंग ऑफ सेस्की ऑक्साइड। तो सबसे पहले समझेंगे कि व्हाट इज सेस्की ऑक्साइड। सेस्की ऑक्साइड जो है कि आयरन और मैग्नीशियम के ऑक्साइड होते हैं। आयरन एंड एल्यूमिनियम, सॉरी मैग्नीशियम बोल दिया था मैंने। आयरन और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड को ही क्या बोलते हैं, सेस्की ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। आयरन और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड होने की वजह से सॉइल जो है कि आपकी एसिडिक हो जाती है, क्योंकि ये H प्लस आयन जो है कि सॉइल के अंदर रिलीज करते हैं, ठीक है। तो इनके वजह से क्या होता है कि इनका मूवमेंट होना, इनका मूविंग होना क्या कहलाता है, पोर्टजोलाइजेशन कहलाता है। और उसी सॉइल को पोर्टजोलिक सॉइल बोलते हैं, ठीक है। इनके मूवमेंट को क्या बोलते हैं, पोर्टजोलाइजेशन बोलते हैं। यानी कि वो प्रक्रिया जिसमें कि सेस्कियो ऑक्साइड यानी आयरन और एल्यूमिनियम की ऑक्साइड का ही मूवमेंट हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पोर्टजोलाइजेशन। यानी कि इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, और ऑप्शन ए को टिक करेंगे और अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, कोई भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेंगे, मैं आपका डाउट वहीं पे क्लियर कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट है पार्टिकल डेंसिटी ऑफ मोस्ट ऑफ द सॉइल इज, ठीक, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मोस्टली सॉइल का जो पार्टिकल डेंसिटी होता है वो क्या होता है। देखिए, डेंसिटी दो तरीके के होते हैं सॉइल में, ठीक है। एक होता है बल्क डेंसिटी और दूसरी होती है पार्टिकल डेंसिटी। डेंसिटी अगर किसी चीज का निकालना है, मान लीजिए मुझे जो है कि इसका डेंसिटी निकालना है, ये मेरे हाथ में जो है कि एक ईयर बड है, इसकी हमें मान लीजिए डेंसिटी निकालनी है। तो इसका क्या करेंगे, इसको वेट करेंगे, ठीक है, इसका वेट करेंगे। तो वेट करेंगे तो इसकी मास निकल आएगी, और इसका जो है कि एल बी एच निकाल लेंगे, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो इसका वैल्यूम निकल आएगा। तो मास अपान वैल्यूम जब करेंगे इसी का हम, इसका मास यानी वेट करेंगे और इसका वैल्यूम निकाल लेंगे, मास अपान वैल्यूम जब रखेंगे तो इसका जो है कि डेंसिटी निकल आएगा, ठीक है। तो पार्टिकल डेंसिटी और बल्क डेंसिटी नाम से दो डेंसिटी होते हैं सॉइल में। पार्टिकल डेंसिटी यानी कि सॉइल के पार्टिकल का जब डेंसिटी निकालते हैं तो उसको पार्टिकल डेंसिटी बोलते हैं, ठीक है। सॉइल के केवल पार्टिकल्स का डेंसिटी निकाला जाता है, यानी कि मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ड्राई सॉइल विदाउट पोर स्पेसेस, बिना पोर स्पेस के जब सॉइल की डेंसिटी निकाली जाती है तो उसको जो है कि पार्टिकल डेंसिटी बोलते हैं, ठीक है। और बल्क डेंसिटी क्या होता है, पूरे के पूरे सॉइल की जब डेंसिटी निकालते हैं, यानी कि पोर स्पेस के साथ साथ पार्टिकल्स का भी, तो उसको बल्क डेंसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो दो तरीके की डेंसिटी होती है सॉइल में, यानी पार्टिकल पार्टिकल का केवल डेंसिटी अगर निकालेंगे तो उसको पार्टिकल डेंसिटी, और जब पूरे के पूरे सॉइल का डेंसिटी निकालेंगे पार्टिकल के साथ साथ पोर स्पेस का भी, उसको बोलते हैं बल्क डेंसिटी, ठीक है। तो उसी को ये दोनों दोनों में अंतर है, दोनों जो है कि मास अपान वॉल्यूम से निकाले जाते हैं, ठीक है, वही तरीका है। तो देखिए, जो पार्टिकल डेंसिटी होती है मोस्टली सॉइल की, वो जो है कि आपकी 2.65 ग्राम पर सीसी होती है, ठीक है। इसको आप याद कर लेंगे, रट लेंगे। जो पार्टिकल डेंसिटी होता है मोस्टली सॉइल का वो 2.65 ग्राम पर सीसी होता है, ठीक है। ग्राम यानी कि मास हो जाएगा और सीसी यानी कि वैल्यूम हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। चीफ कंस्टिट्यूट ऑफ सैंडी फ्रैक्शन इज, यानी कि सैंडी सॉइल में सैंडी फ्रैक्शन में क्या ज्यादातर पाया जाता है, कौन सा मिनरल जो है कि मुख्य रूप से पाया जाता है। तो क्या वो फेल्ड्सपार है, क्या वो आर्थोक्लेज है, या फिर क्वार्ट्ज है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वार्ट्ज, ठीक है। सैंडी सॉइल के अंदर जो है कि क्वार्ट्ज पाया जाता है। क्वार्ट्ज अबंडेंट अमाउंट में होता है, यानी कि मैक्सिमम अमाउंट में होता है, ठीक है। तो सैंडी फ्रैक्शन के अंदर, सैंड के अंदर क्वार्ट्ज की संख्या ज़्यादा होती है, क्वार्ट्ज ज़्यादा होता है।
तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमिसिबल सॉइल लॉस बाय वाटर इज, ठीक है, जो परमिसिबल सॉइल लॉस होता है, परमिसिबल सॉइल लॉस का मतलब इतना लॉस सॉइल का जितना बर्दाश्त किया जा सके। किसके द्वारा लॉस? वाटर के द्वारा। तो वो कितना होता है? यानी कि जब बारिश होती है तो क्या होता है, बारिश का पानी फील्ड में से कुछ न कुछ पानी मिट्टी को बहा के लेके चला जाता है, ठीक है, और हमें पता भी नहीं चलता है। तो उसी लॉस ऑफ सॉइल को परमिसिबल सॉइल लॉस बोलते हैं, उसको किसी को पता भी नहीं चलता है और लॉस हो जाता है, ठीक है। तो इतना लॉस होना कि जिसको जिसका पता भी नहीं चले किसी को, उसी को परमिसिबल सॉइल लॉस बोलते हैं। तो परमिसिबल सॉइल लॉस बाय वाटर कितना होता है? 12 टन पर हेक्टेयर। 12 टन पर हेक्टेयर जो है कि लॉस हो ही जाता है बरसात के मौसम में, ठीक है। उतना परमिसिबल है, उतना लॉस होता ही होता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे मित्रों। 1 सेंटीमीटर ऑफ सरफेस सॉइल ओवर 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड वेट इज, ठीक है। 1 सेंटीमीटर ऑफ सरफेस सॉइल कह रहा है कि ये मान लीजिए सॉइल का सरफेस है, तो सॉइल का जो है कि 1 सेंटीमीटर एरिया, 1 सेंटीमीटर लेंगे और पूरे हेक्टेयर का 1 सेंटीमीटर एरिया को अगर कट करके उसका वेट करेंगे तो कितना टन होगा या कितना किलो होगा, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर ऑफ सरफेस सॉइल ओवर 1 हेक्टेयर यानी पूरे 1 हेक्टेयर का, 1 हेक्टेयर एरिया का, यानी पूरा 1 हेक्टेयर एरिया का अगर 1 सेंटीमीटर सॉइल को निकाल करके उसका वेट कर लिया जाए तो वो वेट कितना होगा, ठीक है। तो वो वेट होगा आपका दोस्तों 150 टन, यानी 150 टन्स। पूरे 1 हेक्टेयर में से अगर 1 सेंटीमीटर सॉइल को खुरच करके निकाल दिया जाए और उसका वेट कर लिया जाए तो 150 टन सॉइल रहेगी, मिलेगी। तो यही क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। द वेट ऑफ सॉइल फॉर स्लाइस इज, देखिए वही क्वेश्चन फिर आ गया, यही क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। द वेट ऑफ सॉइल फॉरोस्लाइस, फॉरोस्लाइस का मतलब हो गया कि वो सॉइल जहाँ जहाँ पे हम लोग खेती करते हैं, ठीक है, वो सॉइल कितनी होती है? 6 सेंटीमीटर होती है। तो 6 सेंटीमीटर वाली सॉइल में हम लोग क्या करते हैं? खेती करते हैं। तो इसी को फॉरोस्लाइस बोलते हैं। फॉरो का मतलब क्या होता है? फॉरो का मतलब होता है अ, फार यानी कि हल, जहाँ पे हल लगता है, जितने में गुड़ाई उड़ाई होती है, जितने में रूट डेवलपमेंट होता है प्लांट का, उसी को फरो स्लाइस बोलते हैं। तो फरो स्लाइस का वेट कितना होता है? अगर पूरे हेक्टेयर में 1 हेक्टेयर के फरो स्लाइस को निकाल करके उसको तौला जाए तो उसका वेट कितना आएगा? तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, थोड़ा सा ये टाइपिंग नहीं हो पा रहा था। 10 पे पावर 6 है और 10 पे पावर 7 है, ठीक है। 10 पे पावर 6 ऐसे मान लेंगे इसको, ये 10 पे पावर 7 और 10 पे पावर यहाँ भी 6, ठीक है। बाकी इसको इग्नोर करेंगे। चलिए अब इसका आंसर देते हैं। तो फॉरोस्लाइस का जो वेट होता है 2.25 × 10 पे पावर 6 kg पर हेक्टेयर, ठीक है। यानी 2.25 का मल्टीप्लाई कर देंगे 1 लाख से, तो जितना केजी पर हेक्टेयर सॉइल निकल के आएगी, ठीक है। 2.25 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 पे पावर 6 यानी कि 10 पे 10, 6 जीरो, 3, 4, 5, 6, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आएगा वही जो है कि वेट ऑफ सॉइल हो जाएगा 1 हेक्टेयर का, सॉइल फॉरोस्लाइस का वेट, ठीक है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल हमारा सही है। ऑप्शन ए को टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ब्लैक कॉटन सॉइल फाउंड इन, ब्लैक कॉटन सॉइल कहाँ पाया जाता है दोस्तों? तो वो पाया जाता है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में ब्लैक कॉटन सॉइल ज़्यादा होती है, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली फार्म्ड सॉइल फाउंड ऑर्डर इज, ठीक है। रिसेंटली फार्म्ड सॉइल फाउंड ऑर्डर इज, सॉइल ऑर्डर से क्वेश्चन पूछ रहा है, काफी इंपॉर्टेंट है मित्रों। तो क्वेश्चन है कि जो रिसेंटली बना हुआ जो सॉइल ऑर्डर है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं एंटी सॉल, ठीक है। उसको एंटी सॉल बोलते हैं। एंटी का मतलब होता है रिसेंट और सॉल का मतलब होता है सॉइल, यानी जो रिसेंटली बना है, ठीक है, जो अभी अभी तैयार हुआ है,
नदियों के डिपोजिशन से या समुद्रों के डिपोजिशन से तैयार हुआ है, उसी को एंटी सॉल्ट बोलते हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ए फॉर अमित, बिल्कुल सही जवाब है। तो क्लोराइट आर टाइप ऑफ मिनरल, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोराइट आर टाइप ऑफ मिनरल। तो क्लोराइट दोस्तों एक तरह का मिनरल होता है। किस तरीके का मिनरल है क्लोराइड? क्लोराइट क्लोराइट आपका जो है कि 2:1:1 टाइप का मिनरल होता है। ठीक है, 2:1:1 टाइप का मतलब क्या हो गया कि दो आपका सिलिका सीट और एक एल्मुना सीट, ठीक है, और फिर से एक जो है कि कहीं पे सिलिका सीट अलग से। तो ये आपका जो है कि 2:1:1 टाइप हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके का मिनरल होता है आपका क्लोराइट। जो क्लोराइट मिनरल होती है वो जो है कि लेयर बाय लेयर बनती है। एक सिलिका सीट बनता है, दूसरा जो है कि एल्मुना सीट बनता है, फिर सिलिका सीट बनता है, फिर जो है कि कहीं डिस्टेंस पे सिलिका सीट होती है, उसी को क्लोराइट मिनरल बोलते हैं। ठीक है, तो 2:1:1 टाइप का मिनरल होता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। इसको भी आप रट लेंगे चाहे समझ लेंगे। नेक्स्ट है वर्मिकुलाइट इज अ टाइप ऑफ मिनरल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूपी ट्रिपल एस सी टीए की वैकेंसी आने वाली है, तो ये सब क्वेश्चन जो है कि देखने को मिल सकते हैं। तो वर्मिकुलाइट किस तरीके का मिनरल है उसको देखेंगे। वर्मिकुलाइट जो है कि आपका 2:1 टाइप का मिनरल है। ठीक है, 2:1 टाइप का लिमिटेड एक्सपेंडिंग मिनरल है। 2:1 टाइप के दो तरीके के मिनरल होते हैं, एक होते हैं आपके एक्सपेंडिंग टाइप, यानी जो फ्लेक्सिबल होते हैं जैसे मांट मोरोनाइट। एक होता है आपका लिमिटेड एक्सपेंडिंग टाइप, यानी कम एक्सपेंड होता है। ठीक है, ये क्या करते हैं, वाटर होल्डिंग कम करते हैं, वाटर को कम अवशोषित करते हैं, इनके अंदर प्लास्टिसिटी कम होती है, तो ये कम एक्सपेंड होते हैं, कम फैलते सिकुड़ते हैं। ठीक है, तो वर्मिकुलाइट आपके 2:1 टाइप के मिनरल है। 2:1 कैसे? एक सिलिका सीट ऊपर और एक सिलिका सीट नीचे, और बीच में जो है कि एल्मुना सीट। ठीक है, एल्मुनियम मैग्नीशिया ऑक्टाहाइड्रल सीट, और ऊपर जो है कि सिलिका सीट। ये एल्मुना सीट जो है कि सैंडविच होती है सिलिका सीट के बीच में। दो सिलिका टेट्राहाइड्रल सीट के बीच में जो है कि एल्मुना मैग्नीशिया ऑक्टाहाइड्रल सीट होती है, उसी को 2:1 बोलते हैं। टू ये हो गया, एक ये और एक टू हो गया, और एक ये सिंगल वन। तो 2:1 टाइप का लिमिटेड एक्सपेंडिंग टाइप का मिनरल होता है वर्मिकुलाइट। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आ गया क्वेश्चन मॉन्ट मोरोनाइट, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। इस क्वेश्चन को जरूर पूछा जाता है, जरूर आता है एग्जाम में। ठीक है, तो मॉन्ट मोरोनाइट इज अ टाइप ऑफ मिनरल। क्वेश्चन में है कि मॉन्ट मोरोनाइट किस टाइप का मिनरल है। तो अभी मैंने बताया आपको कि मॉन्ट मोरोनाइट भी आपका 2:1 टाइप का मिनरल है, लेकिन ये एक्सपेंडिंग टाइप का है, लचीला होता है, फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, जो क्ले कंटेंट होते हैं इसी टाइप के मिनरल के बनते हैं। ठीक है, ये आपके मॉन्ट मोरोनाइट भी 2:1 टाइप का मिनरल है, दो सिलिका सीट और बीच में एक आपकी एल्मुना सीट। ठीक है, और ये एक्सपेंडिंग क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल चले जाते हैं, H2O वगैरह इसके अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से ये लचीला हो जाता है, फ्लेक्सिबल हो जाता है, वाटर को होल्ड कर लेता है, और स्वेलिंग श्रिंकेज प्रॉपर्टी पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, केओलिनाइट इज अ टाइप ऑफ मिनरल। केओलिनाइट किस टाइप का मिनरल है? तो केओलिनाइट आपका जो है कि दोस्तों 1:1 टाइप का नॉन एक्सपेंडिंग मिनरल है, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल कॉम्पैक्ट मिनरल है। वन सिलिका सीट और वन आपका एल्युमिना सीट। ठीक है, सिलिका टेट्राहाइड्रल सीट और दूसरी आपकी एल्युमिना मैग्नीशिया ऑक्टाहाइड्रल सीट। तो ये जो है कि 1:1 टाइप की सीट से मिलकर बनता है। तो चलिए मित्रों आगे बढ़ेंगे जल्दी से। ये 1:1 टाइप का नॉन एक्सपेंडिंग टाइप मिनरल होता है क्योलाइट। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल पोर स्पेस हाईएस्ट इन। ठीक है, टोटल पोर स्पेस किस में ज़्यादा होता है? क्या क्ले में ज़्यादा होता है, क्या सैंड में ज़्यादा होता है, या सिल्ट में होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों बताया था मैंने कल वाले वीडियो में कि आपको इसके ऊपर कंसेप्ट आपको क्लियर करेंगे कि किस सॉइल में पोर स्पेस ज़्यादा होता है, क्ले में ज़्यादा होता है कि सैंड में ज़्यादा होता है। ठीक है, तो क्ले सॉइल के अंदर जो है कि पोर स्पेस ज़्यादा होता है। क्ले सॉइल के अंदर पोर स्पेस ज़्यादा होता है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्ले के अंदर पोर स्पेस ज़्यादा होता है। ठीक है, आप दो तरीके का सॉइल लीजिए, एक सैंडी सॉइल लीजिए एक हाथ में, और एक हाथ में जो है कि क्ले सॉइल लीजिए। तो क्या होगा कि आपको जो है कि सैंडी सॉइल भारी लगेगा, सैंडी सॉइल आपको वजन दिखाएगा, और क्ले सॉइल हल्का दिखेगा। ठीक है, इसका रीजन ये होता है कि हल्का क्यों दिखेगा, क्योंकि उसके अंदर हवा ज़्यादा है,
हवा क्यों ज़्यादा है? क्योंकि उसके अंदर पोर स्पेस ज़्यादा है। ठीक है। तो होता क्या है दोस्तों, सैंड सॉइल के अंदर माइक्रोपोर्स पाए जाते हैं। ये देखिए सैंडी सॉइल है, इसके अंदर जो है कि माइक्रोपोर्स ज़्यादा होंगे। ठीक है, बड़े वाले पोर्स इसके अंदर ज़्यादा होंगे, लेकिन इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी क्लेई सॉइल से। ये आपका क्लेई सॉइल है आपका दोस्तों, ये देखिए मान लीजिए क्लेई सॉइल के पार्टिकल है। ठीक है, तो इसकी जो है कि डेंसिटी, क्लेई सॉइल वजन में हल्का होता है और सैंडी सॉइल वजन में भारी होता है। ये वजन में हल्का होगा, ये वजन में भारी होगा। ठीक है, क्यों भारी होगा? क्योंकि ये ज़्यादा डेंस होता है। ठीक है, बालू आपको भारी लगेगा। क्ले सॉइल होगा, जैसे सीमेंट, सीमेंट क्या है? क्ले है। तो सीमेंट को आप उठाएंगे, अ, अगर एक माचिस के डब्बे में सेम वैल्यूम वाले अमाउंट में सीमेंट भर लेंगे, यानी क्ले भर लेंगे, और उसी माचिस के डब्बे में बालू भर लेंगे, तो आपको बालू भारी लगेगा, क्योंकि बालू ज़्यादा डेंस होता है। डेंस अगर ज़्यादा होगा तो उसके अंदर पोरोसिटी कम होगी, उस पोर स्पेस कम होगा। ठीक है, इसके अंदर पोरोसिटी ज़्यादा होती है। इसके अंदर छोटे वाले पोर्स होते हैं, माइक्रो पोर्स होते हैं, लेकिन ज़्यादा होते हैं। ज़्यादा क्यों हो जाते हैं? क्योंकि इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। अगर एक सैंड पार्टिकल्स को जो है कि तोड़ करके क्ले बनाया जाए, तो उसका क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, और सरफेस एरिया बढ़ेगी तो पोरोसिटी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसी वजह से जो है कि क्ले पार्टिकल्स में टोटल टोटल पोर स्पेस ज़्यादा होता है। कंसेप्ट को क्लियर रखिएगा, कोई डाउट होगा फिर से वीडियो देखिएगा। ठीक है, सैंडी सॉइल का देखिए, इसका क्या होगा, इसका जो सरफेस एरिया होगा इतना ही होगा, लेकिन क्लेई सॉइल का जो सरफेस एरिया होगा वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो सरफेस एरिया बढ़ने से क्ले सॉइल में पोर स्पेस यानी टोटल पोरोसिटी इंक्रीज हो जाता है, और क्ले सॉइल जाहिर सी बात है हल्का लगता है, और हल्का जो सॉइल लगेगा उसके अंदर पोर स्पेस ज़्यादा है, हवा ज़्यादा है। चलिए दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। आज का आखिरी क्वेश्चन, बल्क डेंसिटी ऑफ जनरल सॉइल इज। ठीक है, बल्क डेंसिटी कितना होता है सॉइल का? तो बल्क डेंसिटी जो है कि 1.33 ग्राम पर सीसी होता है। बल्क डेंसिटी बताया आपको कि पूरे के पूरे सॉइल की डेंसिटी होती है, केवल पार्टिकल्स की डेंसिटी नहीं होती है, यानी कि मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ड्राई सॉइल विथ पोर स्पेसेस। ठीक है, तो मास अपन वॉल्यूम निकालते हैं, पोर स्पेस को भी इंक्लूड करते हैं इसमें। तो पोर स्पेस को इंक्लूड करेंगे तो डेंसिटी आपकी कम हो जाएगी, और पोर स्पेस को हटा देंगे तो डेंसिटी आपकी बढ़ जाएगी। पार्टिकल डेंसिटी होता है हमारा 2.65, और बल्क डेंसिटी होता है हमारा 1.33। तो ऑप्शन ए बिल्कुल हमारा सही जवाब है। ठीक है, तो दोस्तों बताएंगे कि मेरा ये प्रयास कैसा रहा। आ, अगर अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।